हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन इन अवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और ये हमारा पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। और इस वीडियो में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने 1858 तक पढ़ लिया था, है ना। 1858 तक का हमने देख लिया था कि कैसे जो सिपोय म्यूटिनी था उसके बाद एक फंडामेंटल चेंज हुआ। और इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो इस सीरीज में जो पहला एक्ट आया वो था इंडिया, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट 1861 पहला एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और ये जो एक्ट था इसका पहला प्रोविज़न यही है कि दिस एक्ट इस्टेब्लिश द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस पंजाब एंड बंगाल। तो देखो हुआ क्या कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश जो है वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। अब उस समय तुम देखो तो ये मान लो ब्रिटिश, ये हमारा इंडिया है। अब ब्रिटिशर्स बंगाल में रूल कर रहे थे। ये बॉम्बे उनके अंदर में था, मद्रास उनके अंदर में था, धीरे धीरे पंजाब उनके अंदर में था। तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक समय ऐसा आ गया जब उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर लड़ी, एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी, एंग्लो पंजाब वॉर लड़ी। और धीरे धीरे सारे टेरिटरी को लगभग ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर ले लिया। और जो जिस टेरिटरी को नहीं ले पाए वो हो गया प्रिंसली एस्टेट। कहने का मतलब कि वो ब्रिटिश सुजर्निटी में रहते थे। तो ब्रिटिश इंडिया में दो प्रकार के स्टेट एग्जिस्ट करते थे। पहले जो डायरेक्ट ब्रिटिश पोसेशन थे जहाँ पे ब्रिटिशर सीधा सीधा रूल करते थे। दूसरे जो प्रिंसली एस्टेट थे जहाँ पे कोई प्रिंस या राजा किंग रहता था। और वो जो राजा या किंग रहता था वो ब्रिटिश सुजर्निटी या ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उसके अंदर अपने आप को मानता था। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये धीरे धीरे स्टार्ट किया कि जो स्टेट थे, जो प्रोविंस थे उस समय ब्रिटिश प्रोविंस, वहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ छोटा मोटा ही सही बट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट एस्टेब्लिश, लिख लो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस है आज के डेट का, जो आपको पंजाब और जम्मू का जो इलाका लग रहा है वो, एंड बंगाल के लिए प्रोविंशियल लेवल पे अलग मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा फीचर है वो है कि दिस गेव recognition to पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ आपका कहाँ से? इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। क्या है भैया पोर्टफोलियो सिस्टम? तो पोर्टफोलियो सिस्टम में ये होता है कि जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे ना कि जो मिनिस्ट्री होती है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को दिया गया, होम मिनिस्ट्री किसी को दिया गया, डिफेंस किसी को दिया गया, रेलवेज किसी को दिया गया, एजुकेशन किसी को दिया गया। तो ये क्या है? ये पोर्टफोलियो है। और हर पोर्टफोलियो के लिए एक जो है वो हेड होता है। एक क्या होता है? हेड होता है, जो इसको हेड करता है, इसका ये मुखिया होता है। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन 1861 में हुआ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है एक्चुअली ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग में, ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बता सकते हो, लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसको लीगल जो एसेंट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से मिली। सो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो कि पावर जो है वायसराय का वो बढ़ाया गया। और वायसराय को पावर क्या दिया गया? पावर ऑफ वायसराय क्या हुआ यहाँ पे? वायसराय को पावर दिया गया ऑर्डिनेंस बनाने का। ऑर्डिनेंस आपको पता होगा आज के हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास भी ये पावर है। क्या होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? कि जब लोकसभा, राज्यसभा
दोनों में से कोई अगर सेशन में ना हो तो उस समय एक इमरजेंसी प्रोविज़न है प्रेसिडेंट के हाथ में कि वो नियम बना सकते हैं थ्रू ऑर्डिनेंस, तो ये पावर दिया गया। और इसमें भी यही था कि जो ऑर्डिनेंस है उसका मैक्सिमम पीरियड होगा 6 महीना, और 6 महीने के बाद उस ऑर्डिनेंस को काउंसिल से पास होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पीरियड ऑर्डिनेंस का कितना था, 6 महीना ही था। एंड दिस इज सर्टन थिंग अबाउट दी वायसराय, ठीक है, वायसराय से रिलेटेड पावर। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब क्या हुआ कि एक चीज़ और यहाँ पे मुझे जो याद आ रहा है वो ये है कि देखो मैंने आपको बताया था कि 1833 में, 1833 में जो मद्रास और बॉम्बे थे उन प्रोविंस से जो है उनका लॉ मेकिंग पावर ले लिया गया था, ठीक है। धीरे 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 करके 1861 से ये जो पावर है वो उनको वापस लौटाया जाने लगा। तो इट रीस्टोर्ड, ये भी लिख सकते हो कि इट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ये याद रखना, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या है भैया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, देखो इस एक्ट से मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट इलेक्शन का यूज होगा, पहली बात, लोगों का जो मत है वो जानने के लिए। दूसरा कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी कि लोग जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा बहुत बढ़े। तीसरी बात कि ये जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उसको भी कुछ पावर मिले, ऐसा ना है कि बस नाम का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो और उसके पास कोई शक्ति ना हो। तो ये जो काम है ये स्टार्ट हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट से, और इसका भी हिस्ट्री है अपना, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 1861 का जो समय है उस समय अगर आप देखो, 1892 का समय देखो तो कांग्रेस आ चुकी थी, 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था, और कांग्रेस दैट स्टार्टेड जो है वो स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द ब्रिटिशर्स कि आप इंडियन को भी अपने सिस्टम में धीरे धीरे इंक्लूड करो। तो पहला चीज़ जो इस एक्ट से किया गया वो ये किया गया कि राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। सो जो इंडियंस थे उनको राइट टू आस्क क्वेश्चन दिया गया, राइट टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने का उनको अधिकार दिया गया अगर कोई मैटर हो इन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पहली बात। एंड दूसरा जो हुआ वो ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जो बजट डिस्कस होता है वहाँ पे मेंबर्स को अपना व्यू एक्सप्रेस करने की भी पावर दी गई। सो लिखो कि द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर empowered to express their views on the budget, to express their views on the budget। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और कुछ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनके नॉमिनेशन की भी बात करी गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें एक चीज़ आप लिखना कि लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन की भी बात करी गई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। सो लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन की भी बात करी गई थी, इवन दो जो टर्म इलेक्शन है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था, ठीक है, बट लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई, ठीक है। मतलब क्या होने लगा, देखो कि ये हमारा भारत है, ये एक कहाँ है, ये यहाँ पहले बंगाल में था, तो ये क्या है, यहाँ पे था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये स्टेट है तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। तो इस जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे भी लोग चुन के आने लगे, जैसा आज के सिस्टम में होता है। और यहाँ पे भी धीरे धीरे लोग चुन के आने लगे। पहले मेनली जो इनका अपॉइंटमेंट था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही होता था, इसको बोलते थे ऑफिशियल मेंबर, जो ब्रिटिश खुद अपॉइंट करते थे। लेकिन धीरे धीरे नीचे के लोगों को, चाहे वो म्यूनिसिपल जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई लोग चुन के गया, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कोई लोग चुन के गया, या यूनिवर्सिटी से कोई लोग चुन के गया, तो उनको धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन मिला। यानी लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन से अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट फिल की जाने लगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से नोट डाउन कर लो। तो दो एक्ट हमने अभी देखा, कौन सा,
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1861 का जो फीचर था उसमें भी आपको ये लगा होगा कि धीरे धीरे दे स्टार्टेड गिविंग सर्टेन पावर्स टू द इंडियन एंड दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रीजन क्या था उस समय? बिकॉज 1857 की क्रांति हुई, 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ, गठन हुआ, एंड उसके बाद भी छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहे और ब्रिटिशर्स को ये शक होने लगा कि अगर हम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई बड़ा विद्रोह भी हो। सो टू सप्रेस दैट रिवोल्ट, ये एक आप पॉइंट समझ सकते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम हिटेड जो हम कहते हैं एक्ट है, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ दिस? इसको बोलते हैं, कोई बताओगे या मैं बताऊं? चलो आप कमेंट करो इसको। व्हाट इज द सेकेंड नेम? दिस इज वेरी फेमस, ठीक है, दिस इज वेरी फेमस एंड इस एक्ट से रिलेटेड हर बार एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दिस एक्ट हैव द सिस्टम, दिस स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भैया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखो, समझो इस चीज़ को। जैसे आज हमारा भारत है तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे दलित बहुत सारे सीट्स रिजर्व्ड हैं, आपको पता होगा। जो भी मतलब ये मान लो कि ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहाँ पे दलित सीट रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि दलित वो बैकवर्ड हैं, वहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो कुछ सीटें उनको रिजर्व कर दी गई, ठीक है। तो रिजर्वेशन में क्या होता है कि मान लो ये जो सीट है ये दलित के लिए रिजर्व्ड है, यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा, जो मतलब पोस्ट एमपी के पोस्ट के लिए मान लो खड़ा होता है, वो बंदा दलित होगा, ठीक है। पर इसको वोट सारे लोग देंगे, एवरीवन विल वोट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन है, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब होता है, या सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक जो बंदा खड़ा होगा वो दलित होगा और यहाँ के सिर्फ दलित लोग ही इसको वोट देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये दूसरा देश बन जाएगा ना, क्योंकि बाकी लोग जो है उनके पास अगर वोटिंग की अधिकार नहीं होगी तो उसको सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। चलो मैं इसका दूसरा नाम भी बता देता हूँ, इसका नाम है मॉर्ले, क्योंकि इसका काम आएगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये मिंटो साहब थे, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट, या इनको फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा है। किसने कहा है ये आप सर्च करना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड थ्रू दिस एक्ट। अपार्ट फ्रॉम डैट इस एक्ट से ये किया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या जिसको पार्लियामेंट आज के सेंस में बोलो, उसमें 16 से मेंबर बढ़ा के 60 कर दिए थे। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी सीटें बढ़ाई थी, पर कितनी बढ़ाई थी ये मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे सीट बढ़ाई थी, ठीक है। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके डेलिबरेटिव फंक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। कहने का मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके पावर को बढ़ाया गया, डेलिबरेटिव फंक्शन को बढ़ाया गया। कि चलो भैया अब आप क्या कर सकते हो, पहला आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा आप बजट पे रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो, सो मूविंग रेजोल्यूशन ऑन बजट। तो ये दो काम आप कर सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, अब जैसे आज के हम, चलो इसको समझो एक बार। आज हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है? आज का हमारा पार्लियामेंट तो बहुत पावरफुल है। पहले का जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसका पावर नहीं था, पावर सारा गवर्नर जनरल वाइसराय के पास ही हुआ करता था, इसको बस नाम के लिए रखा जाता था। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, देखो जैसे हमारा पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, जो पहला घंटा होता है, तो फर्स्ट आवर होता है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो इसमें क्या होता है कि जो एमपीज़ हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स से। मिनिस्टर जैसे मान लो रेलवे का कोई मिनिस्टर है, अब मान लो कोई रेल डिरेल हो गया, तो कोई एमपी पूछेगा कि भैया ये रेल डिरेल क्यों हो गया, आप हमको इसका जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिस्टर है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इस एमपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इस एमपी को हमने चुना है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जो मिनिस्टर होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर वोट।
तो ये चीज़ें स्टार्ट हुए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना थ्रू 1909 के एक्ट में। दूसरा है मूविंग रेजोल्यूशन ऑन बजट, कि मान लो कि बजट में कुछ ऐसा खर्चा है जो पसंद नहीं है तो उसको काटने के लिए, छाटने के लिए भी रेजोल्यूशन भेजा जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्टेड एंड दैट वाज एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कहने का मतलब उस समय का मंत्री मान के चलो। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कहने का मतलब उस समय मिनिस्टर जो है, पहली बार किसी इंडियन को मिनिस्टर बनाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब हो गया कैबिनेट, उस समय का कैबिनेट। तो उसमें पहली बार किनको जोड़ा गया, तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो पहले उस समय के जो कैबिनेट मिनिस्टर बने या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने वो थे फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ही अपॉइंटेड एज व्हाट, लॉ मेंबर, जिसको हम आज के डेट में लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज 1909। अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछो तो, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबको इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ, लेकिन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 1909, क्योंकि इस एक्ट के बारे में गांधी जी ने खुद कहा है। गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में क्या है कि दिस एक्ट डिस्ट्रॉयड अस। लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी ने खुद कहा है दिस एक्ट डिस्ट्रॉयड अस, इस एक्ट ने हमें बर्बाद किया। क्यों? दिस एक्ट पुट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि भैया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे अब मुस्लिम को वोट देगा, तो मुस्लिम के लिए लॉयल रहेगा, तो पाकिस्तान की नींव रखी गई। एक और फेमस पर्सनालिटी है जिसका नाम है राम से मैकडोनल्ड, और ये बहुत हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मतलब गंदा आदमी था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, राम से मैकडोनल्ड, क्योंकि इंडिया को तोड़ने की हमेशा बात करता था। एंड इन्होंने कहा कि दिस रिफॉर्म वाज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टाइम कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो आप लिख लेना कि दिस रिफॉर्म वाज अ इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टाइम कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, ये कहा था राम से मैकडोनल्ड ने। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस एक्ट ने डायरार्की इंट्रोड्यूस करी। डायरार्की क्या होता है भैया, समझो। देखो आज के डेट में हमारा जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक क्या है स्टेट लिस्ट है, और एक कंकरेंट लिस्ट है। इसी प्रकार से उस समय इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनियन लिस्ट के चीज़ों पे नियम बनाएगा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल लिस्ट या स्टेट लिस्ट के चीज़ों पे नियम बनाएगा। ठीक है, डायरार्की कहने का मतलब, आओ जाओ यहाँ, कहा गया कि देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, जो स्टेट लिस्ट में है, उस सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा उस पे नियम कानून जो है, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग चुन के जाएंगे उनके मनमर्जी से बनेगा, यानी कि बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम है कि क्योंकि जो मिनिस्टर हैं, यानी उस समय जो नियम बनाते थे वो तो गवर्नर बनाते थे, और गवर्नर तो अपॉइंट करके आते थे ब्रिटिश के द्वारा, तो ये तो मनमर्जी से काम करेंगे, तो इनको कौन फोर्स करेगा, जो लोग चुन के गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट जो गवर्नर के लिए रिजर्व्ड हो गए, कहने का मतलब गवर्नर इनकी बात नहीं सुनेगा, यानी जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसकी बात नहीं सुनेगा, यानी मनमर्जी करेगा, इसी को बोलते हैं डायरार्की।
ठीक है। सो दिस रिजर्व्ड सब्जेक्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नर एंड दिस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वॉज गवर्नड बाय द रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ में कुछ नहीं है। कुछ और चीज़ें हैं तो वो देख लो। पहला है, पहली बार इट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल कोर्ट। आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है उस टाइप का कुछ सिस्टम जो है पहली बार स्टार्ट किया गया। जो मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल और सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट, कि भाई इस पे सब्जेक्ट को, इस पे लॉ कौन बनाएगा, इस पे कौन लॉ बनाएगा, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस स्टार्टेड बाई कैमरलिज्म। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। द्विसदनीय प्रणाली की पहली शुरुआत यहाँ से हुई है। बाई कैमरलिज्म की शुरुआत पहली बार यहाँ से हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का जिक्र किया गया। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का मेंशन किया गया। इससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, लेकिन पहली बार एक डायरेक्ट इलेक्शन की सीधा लोगों से चुन के लोग आएंगे। पर ये जो फ्रेंचाइजीज थी ये बहुत कम थी, मात्र 10% लोग थे जो जिनको प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो एजुकेशन के बेसिस पे उनको वोटिंग का अधिकार मिला था, यानी पूरे लोगों को नहीं मिला था, ये बात समझ लेना। तो ये है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया। सो इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और किस किस में बढ़ाया, तो सिख को दे दिया, बोला कि चलो भैया आप भी जाओ। इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया और एंग्लो इंडियन को दे दिया और यूरोपियंस को दे दिया। इन सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा के दे दिया। और इससे ज़्यादा हमको लगता है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड एक दो चीज़ और लिख लो। पहली बार इसने जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया। तो प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट को अलग कर दिया। पहले सेंट्रल और प्रोविंस के लिए एक ही बजट आता था। तो आज के डेट में आप देखते हो ना कि हमारे जो राज्य की सरकारें होती है वो भी अपना बजट निकालती है, केंद्र तो बजट निकालती ही है। तो ये हो गया। और इम्पोर्टेंट अगर देखोगे तो वो है कि पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सर्विसेज का चयन होगा वो पब्लिक सर्विस कमीशन से होगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज के हमारे डेट का यूपीएससी है उसकी नींव भी 1919 में रखी गई। दिस इज इनफ फॉर 1919 एक्ट। क्या क्या याद रखोगे, डायरार्की मतलब ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड फॉर फेडरल कोर्ट, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट, बाई कैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, एंड प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है 1919 में, लिख के रख लो। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट का प्रोविज़न पढ़ना हमारे बस का बात नहीं है क्योंकि ये एक्ट आज का संविधान ही था। इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। देखो हुआ क्या, देखो मैंने कल आपको बताया था 1919 में जो मॉन्ट्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आई ना, उसमें ये हुआ कि 10 साल के बाद एक कमेटी आएगी जो इसको रिव्यू करेगी और वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी तो हम और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। ये स्टार्ट हुआ 1927 में। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ऑल व्हाइटमैन कमीशन था, प्रोटेस्ट हो गया, पर साइमन कमीशन में कुछ रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, 1, 2, 3। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई मुद्दा हल नहीं हुआ, लेकिन इसके वजह से एक एक्ट आई जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया कि हमारे यहाँ पे सिस्टम काम कैसे करेगा। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है हालांकि, बट ये याद रखना कि हमारा जो आज का संविधान है, जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 70% भाग जो है वो इसी एक्ट से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। उसके बाद इस एक्ट के आधार पे सरकार भी चली। वो सरकार 1937 में चली, 18 महीनों के लिए लगभग सरकार चली थी। और उसके बाद उस सरकार ने रिज़ाइन दिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में बिना इंडियन के परमिशन के इंडियन को इंक्लूड कर लिया गया। और फिर फाइनली वी हैव सीन कि अब हिस्ट्री का मैं ज़्यादा पोर्शन में जाऊंगा नहीं। आप लोग अगर चाहोगे कि मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे 2-4 लेक्चर बना के समझा दूं तो मैं समझा दूंगा, कमेंट करना। अदरवाइज सीधा हम आते हैं जो है इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो सिंपली समझ लो, इस एक्ट में सिंपली क्या बोलेगा कि देखो भैया हम जो है अब देश छोड़ के जा रहे हैं, तो देश छोड़ के जा रहे हैं तो क्या करो, आप अपना संविधान बना लो। तो पहला बोला कि राइट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बना लो आप। दिक्कत क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसने किया कि हम बोलते हैं कि अब हम ना मतलब ना हम इंडिया के ऊपर हैं, ना हम पाकिस्तान के ऊपर हैं, और जो प्रिंसली स्टेट थे उसके ऊपर भी नहीं है। इसने लैप्स ऑफ क्या कर दी, लैप्स ऑफ पारामाउंटेसी। और लैप्स ऑफ पारामाउंटेसी से क्या हो गया कि अब एक तो हो गया हमारा पाकिस्तान का डोमिनियन, एक हो गया इंडिया का डोमिनियन, और बाकी हो गया प्रिंसली स्टेट। ये तीनों को फ्री कर दिया कि तुम तीनों आज़ाद हो। प्रिंसली स्टेट को बोला कि मन है तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, मन है तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, नहीं मन है तो आज़ाद रहो। अब प्रिंसली स्टेट में बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो बोले कि भैया हम तो आज़ाद रहेंगे। तो फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं और उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा। ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट इस एक्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि अभी तक मैं अगर आपको समराइज करवा दूँ एक बार, तो अभी तक हमने 2 खंडों में सब कुछ पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कंपनी रूल के अंदर में कंपनी रूल, दूसरा हमने पढ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल था, या जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश रूल, या इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं क्राउन रूल। इसमें आया 1773 का एक्ट, इसमें आया 1784 का एक्ट, इसमें आया 1813 का एक्ट, इसमें आया 1833 का एक्ट, इसमें आया 1853 का एक्ट, इसमें आया 1858, इसमें आया 1861, इसमें आया 1892, इसमें आया 1909, इसमें आया 1919, इसमें आया 1935, और इसमें आया 1947। इसके अगर आपको 4-5 सारे फीचर याद है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको इसी प्रकार का क्वालिटेटिव वीडियो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, प्लीज़ डू कमेंट कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।